गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज से हम अपन चालू करने वाले हैं अपने सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन। सबको इतना पता होगा कि आपका एक सब्जेक्ट है सीए इंटर में, सीएमए इंटर में और सीएस एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट टैक्स। सब्जेक्ट तो आपका टैक्सेशन है, उसका एक पार्ट है डायरेक्ट टैक्स को अपन यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। और इसको फटाफट फटाफट से अपन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर लेंगे विद इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू बुकलेट। तो सर अभी क्या करना है, अभी हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमको बता देता हूँ। अपन करने वाले हैं सीए इंटर, सीए में इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट टैक्स डीटी का अपन क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ अपन जो एमसीक्यू बुकलेट है इंस्टीट्यूट ने जो दी है और जो क्वेश्चंस है अपने सारे क्वेश्चन अपने आप मोर देन अपने यहाँ 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने बैच में। जिसकी वजह से आपका क्या होगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप यहाँ से जब जाएंगे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा कि भाई अब मैंने एग्जाम देना है और मेरे को बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सर आज अपना पहला दिन है, क्या आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे? आंसर इज आज से अपन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ बेसिक बातों को जानेंगे, इनकम टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाया। और इस बैच में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। जब आप ये बैच देखने बैठ रहे हैं, जब आपके पास सामने लैपटॉप खुला हुआ है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है। एक अच्छे से आपके पास नोटबुक होना चाहिए, 2-3 कलर के आपके पास पेन होने चाहिए। इसकी वजह से आप जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है। और एक बात नोट करना, मैं जब तक आपको ना बोलूँ ना लिखने के लिए, तब तक आपको लिखना नहीं है। जब तक मैं आपको ना बोलूँ लिखने के लिए, तब तक आपको लिखना नहीं है। और जब मैं बोलूँ आपको लिखना है, तो आपको फटाफट से लिखना है। तब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका सीए इंटर में टैक्स का कौन सा नंबर पेपर है, मतलब पेपर नंबर क्या है आपका? सीए इंटर में आपका पेपर नंबर है 3rd। सर सीएमए इंटर में आपका पेपर नंबर रहेगा आपका 7th। और आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका पेपर नंबर रहेगा 4th। आपका रहेगा पेपर नंबर 4th। ये आपको क्या करने पड़ेंगे ना, पेपर नंबर से याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको एग्जाम के टाइम याद होना चाहिए कि मेरा पेपर कब आने वाला है। इसका वो आपको डोंट वरी, आपको याद हो जाएगा। चलिए आज से हम चालू करेंगे अपना सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन। तो आपका एग्जाम, सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम का। आपका एग्जाम का सिनेरियो क्या रहता है, आपका एग्जाम का सिनेरियो क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो पेपर आता है वो जो आता है टैक्सेशन का, आपका जो पेपर आता है वो आता है आपका टैक्सेशन का। जो आपका पेपर आता है टैक्सेशन का, जो आपका पेपर आता है, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, चलिए। जो आपका टैक्सेशन का पेपर आता है वो आपका 100 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स का आपका टैक्सेशन का पेपर आता है। इसमें दो पोर्शन होते हैं, उसमें आपके दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है 50 मार्क्स के लिए। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है 50 मार्क्स के लिए। आपका डायरेक्ट टैक्स आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का आता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपके एग्जाम में क्या आता है, 50 मार्क्स का पूछा जाता है। इसका मतलब दोनों का बराबर वेटेज है। और अब इसमें अपन बात करेंगे, जो 50 मार्क्स है ना, इसको आपको दो पोर्शन में उसने डिवाइड किया है। दो पोर्शन में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। 50 मार्क्स में से आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और आपके 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है। आपका 35 मार्क्स का आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आपका आता है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने इतना ही पढ़ा है कि भाई आपका पेपर नंबर जो 3 है, 7 है और आपका जो पेपर नंबर 4 है वो आपका 100 मार्क्स का आता है एग्जाम में। उसमें आपके दो पोर्शन आते हैं, एक तो आता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स आता है वो 50 मार्क्स का आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का आता है। और जो आपके 50 मार्क्स है उसमें भी, उसमें दो पोर्शन किए हुए हैं। एक 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है और एक 15 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू का पोर्शन आता है। चलिए सर सर यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आगे अपन स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्ट टैक्स का बात। देखो आज अपन एकदम बेसिक बातें करेंगे, आपको आज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको बुक्स नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बुक्स मिल जाएगी। बट अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, मेरी बातों को आपको सुनना है। चलिए सर, सबसे पहले आप में से कौन बताएगा टैक्स क्या होता है? सबसे पहले आप में से कौन बताएगा कि टैक्स क्या होता है? सर टैक्स एक सर्टेन अमाउंट है जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? सर देश को चलाने के लिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपन से पैसा लेती है, अपन से टैक्स के फॉर्म में पैसा लेती है। अच्छी बात है। एक तरीके से अपन कह सकते हैं टैक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। मतलब आपको इस समाज में रहना है, आपको इस देश में रहना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए आप पे कर रहे हो, उसको बोलते हैं टैक्स। आप टैक्स पे कर रहे हो। टैक्स दो टाइप के आप पे करते हो। कौन कौन से टैक्स पे करते हो आप? फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। टैक्स आप दो टाइप के पे करते हो। फर्स्ट जो आप पे करते हो डायरेक्ट टैक्स। सेकंड आप जो पे करते हो इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में? क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स सर वो टैक्स है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट पे करते हैं। नहीं, अब मेरी बात समझना। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे अभी। जो बंदा टैक्स पे करने के लिए लाइबल है ना, वही टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। मतलब यहाँ बना देते हैं लाइबल पर्सन। जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है उसको बोलते हैं अपन लाइबल पर्सन। ये अपना आ गया डिपार्टमेंट। सर कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये बंदा लाइबल है, इस बंदे ने इनकम को कमाया है, ये क्या करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करता है? टैक्स पे कर देता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जो बंदा लाइबल है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सेकंड आता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर इसको मतलब डायरेक्टली पे नहीं कर रहा, सिर्फ घुमा के पे कर रहा है बंदा। एक तरीके से आप कह सकते हैं सिर्फ घुमा के पे कर रहा है। कैसे? जैसे कि ये बंदा है, थोड़ा दुखी बंदा है, इसको टैक्स पे करना है, ये है लाइबल पर्सन। और ये अपना आता है डिपार्टमेंट। ये थोड़ा खुश लग रहा है। अब सर डिपार्टमेंट कौन सा वाला? इनकम टैक्स का होगा। अब मेरी बात समझना, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आप डायरेक्टली पे कर रहे हो, अपने इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हो, उसको मतलब इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो आप नहीं पे कर रहे हो, आपके बिहार पे कोई थर्ड पार्टी पे कर रही है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स होंगे अपने जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होंगे। सर अपन को कौन सा वाला एग्जांपल देखना होगा? अपने को ओनली इस पे फोकस करना रहेगा। अपने सीए इंटर लेवल पे आपको सिर्फ जीएसटी पे फोकस करना रहेगा। और वैसे सर्विस टैक्स वगैरह अभी जीएसटी के आने से चले जा चुके हैं, अभी ये सर्विस टैक्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए डिपार्टमेंट कौन सा वाला? जीएसटी वाला। अब मेरी बात समझना, डायरेक्ट टैक्स में क्या किया? डायरेक्ट टैक्स में अपन ने क्या किया? ये बंदा लाइबल था, इसने क्या किया? डिपार्टमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। सेकेंडली इसमें क्या है? ये बंदा लाइबल है, ये बंदा लाइबल है और ये डिपार्टमेंट इसको टैक्स लेना है। बट ये बंदा डिपार्टमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करेगा, ये क्या करेगा ना, एक थर्ड पार्टी को टैक्स देगा। इस थर्ड पार्टी को इसको बोलते हैं अपन टैक्स पेयर। जीएसटी में इसको टैक्स पेयर बोलते हैं। जीएसटी में इसको टैक्स पेयर बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको आप थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के हिसाब से इसको आप थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। अब लाइबल बंदा क्या करेगा? जिसको टैक्स पे करना है वो क्या करेगा? इस थर्ड पार्टी को टैक्स देगा और ये थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। टैक्स के पार्ट्स आपको समझ में आए, बस आपको ये समझना है, आपको याद नहीं करना है इसको। चाहे याद करना होगा मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा कि भाई ये लिख और इसको याद कर। जब तक याद नहीं करना है, जब तक आप बस सब चिल होकर सुनते जाइए। चिल होकर आपको क्या करना है?
सिर्फ सुनते चले जाना है। चलिए, अपने क्या पढ़ा, टैक्स के दो टाइप हैं, डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी को टैक्स पे करता है और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को टैक्स पे करता है और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए 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 चलिए, अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, आप समझोगे मेरी बात को। चलिए, अब मेरी बात को समझोगे आप लोग, आई थिंक आप मेरी बात को समझने वाले हो। चलो, आप मेरी बात को समझने वाले हो। चिंटू, चिंटू एक जगह जॉब करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। वहां से क्या करता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। उसका साल का सैलरी कितना है, उसका सालाना सैलरी है 20 लाख रुपीज। ये उसका सैलरी है 20 लाख रुपए। ये क्या करता है ना, पूरे साल में इसने इनकम कमाया, लास्ट में क्या पता है आपको, आपके पापा हैं या फिर आपके चाचा वगैरह रिटर्न भरते होंगे। आप कहते हैं भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, रिटर्न भरना पड़ रहा है, तो रिटर्न यहीं से भरा जाता है। आपने इनकम कमाने के बाद आप रिटर्न भरते हो, आपका रिटर्न नहीं जाता क्योंकि आप इनकम नहीं कमाते अभी। तो ये क्या है, इसका 20 लाख का सैलरी है। अब इसको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा ईयर एंड में, जब इसका रिटर्न भरने का टाइम आएगा। अब ये क्या करेगा, अपने रिटर्न बनाएगा, अपने एक सीए के पास जाएगा, जैसे कि फ्यूचर में आप बनने वाले हो। तो मान लो आपके पास आता है कि भाई मेरा रिटर्न भरवाना है, मेरे को अपने इस इनकम पे टैक्स पे करना है। तो अपना रिटर्न भरेगा और आप इसका कैलकुलेशन करके निकालोगे कि भाई आपका 2 लाख रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको 2 लाख रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब चिंटू सर क्या करेंगे, आप चिंटू सर का पैन नंबर लेंगे और वहां से फटाफट से आप लॉगिन करेंगे और क्या करेंगे ना, साइट पे ये 2 लाख का टैक्स आप पे करवा देंगे। इसका क्या कर देंगे आप, पेमेंट करवा देंगे। तो ये किसके खाते से जाएगा पेमेंट, ये जाएगा अपने चिंटू सर के खाते से पेमेंट जाने वाला है। तो लाइबल कौन था टैक्स पे करने के लिए, चिंटू सर लाइबल थे, क्योंकि चिंटू सर ने इनकम को कमाया है और चिंटू सर ने ही अपने क्या किया, साइड पे टैक्स पे कर दिया। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलेंगे आपका डायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बात समझना, इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं अपन। अभी आपका क्या है कि आप सी एंटर करने वाले हैं, आपका सी एंटर का रिजल्ट आता है। उस दिन को आप इमेजिन करिए, आपका रिजल्ट आता है और आप हो जाते हैं पास। आप हो गए पास, सी एंटर में आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं आप। चलिए, आपका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, राहुल। राहुल क्या करता है ना, सीए इंटर का एग्जाम देता है और दोनों ग्रुप साथ में निकाल लेता है, या 1 बाय 1 करके उसने सीए इंटर कंप्लीट कर लिया है अपना। इसने क्या किया है, इसने अपना सीए इंटर एग्जाम क्लियर कर लिया है, इसने सीए में इंटर एग्जाम क्लियर कर लिया है, या फिर सीएस का एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर कर लिया है। इसने क्या किया, आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया। अब पापा को जाकर अपना रिपोर्ट कर देता है कि भाई देखो पापा मैंने पास कर लिया। पापा हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश से। पापा बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, तो एक फोन ले ले, अच्छा सा एक आईफोन ले ले मेरी तरफ से। तो ये चिंटू खुश होता है, चिंटू को पापा 1 लाख रुपए देता है और 1 लाख से अगर ऊपर लगे तो पापा को बोलते हैं मेरे को कॉल कर देना, मैं तेरे को हाथों हाथ ट्रांसफर करवा दूंगा। चिंटू जाता है एक दुकान पे, एक मोबाइल शॉप पे जाता है और पूछता है कि सर 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 सर, हाँ हाँ, मेरे को एक मोबाइल चाहिए, मेरे को एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल शॉप का ओनर उसको मोबाइल दिखाता है कि ये सर देखिए 15,000 का है, ये 20,000 का है। तो ये बोलता है चिंटू की, रमेश अपना राहुल बोलता है कि नहीं 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 नहीं, अभी हम सीए इंटर क्लियर करने वाले बच्चे हैं, हम ये 10-15 हज़ार का फोन नहीं चलाएंगे, हमको कम से कम 1 लाख तक का फोन दिखाओ। हमको क्या दिखाओ, कम से कम 1 लाख तक का फोन दिखाओ। तब शॉप ओनर उसको आईफोन दिखाता है, आईफोन दिखाता है उसको 1 लाख रुपए का। राहुल कहता है मेरे को ये फोन पसंद है, एक काम करो इसको पैक कर दो, इसको आप क्या कर दो, पैक कर दो और बिल बना दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। शॉप का ओनर क्या करता है, उसको पैक कर देता है, उसका बिल बना देता है। अब शॉप का ओनर बिल बनाता है उसका 85,000 फोन का प्राइस प्लस जीएसटी। अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि 15,000 का जीएसटी बनता है, एज पर कैलकुलेशन ज्यादा कम भी बन सकता है, पर आपको इतना याद रखना 15,000 का आपका जीएसटी बनता है। तो वो पूरा करके 1 लाख का उसका बिल बनाता है। राहुल क्या करता है, 1 लाख रुपए शॉप ओनर को पे करता है और अपना फोन लेके घर पे आ जाता है। अब क्या होगा ना, जब शॉप ओनर अपना जीएसटी का रिटर्न भरेगा, जब अपना ड्यू डेट आएगा उसका जीएसटी रिटर्न भरने का, तभी जो 15,000 ने जो जीएसटी लगाया है इस बिल पे, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को पे कर देगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे, लाइबल कौन था, लाइबल अपना राहुल था, राहुल को टैक्स पे करना चाहिए था गवर्नमेंट को।
राहुल ने क्या किया, जब उसने फोन लिया तब वो टैक्स किसको पे कर दिया, शॉप ओनर को पे कर दिया। अब शॉप ओनर उसके बिहाफ पे क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का लफड़ा क्यों रखा है गवर्नमेंट ने? देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, अपन इनकम कमाते हैं, अपन रिटर्न भर के उसका टैक्स पे कर सकते हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स हर एक ट्रांजेक्शन पे लगता है। और आम आदमी क्या करता है ना, हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं पे कर सकता गवर्नमेंट को, इतना वो झंझट नहीं पालेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो शॉप ओनर्स हैं या फिर जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो क्या करेंगे ना, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और हमको अपन पे कर देंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आपको डिफरेंस क्लियर है। बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अपन आगे धीरे धीरे बात करते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। अपन ने तो क्या किया है ना, पता है आपको, अपन क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा ने या फिर अपने दादा दादी ने क्या किया, गवर्नमेंट को क्या दिया था, गवर्नमेंट को दिया था वोट। वोट दिया था, वोट बना के उनकी सरकार बनाई थी, वोट देके उनको सरकार में लेके आए थे कि भैया आप सरकार चलाओ, देश को चलाओ। पर उनको ये पावर किसने दिया कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करो। हाँ वोट हमने दिया है, सरकार चलाने, सरकार बनाने का, सरकार चलाने का, देश चलाने का आपके पास राइट है, पर आपको हमसे टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसने दिया? आप हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो भाई, क्यों? देखो तो ये सवाल गवर्नमेंट के सामने आया कि भाई आप हमसे टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो? आपको तो हमने देश चलाने के लिए पावर दिया, टैक्स कलेक्ट करने का पावर दिया नहीं है आपको। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अपनी जनता के सामने, मित्रों इस देश में सबसे बड़ा क्या है, इस देश में सबसे बड़ा क्या है, इस देश में सबसे बड़ा है संविधान। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा क्या है? संविधान सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। इसमें जो लिखा है वो सबको मानना पड़ेगा, इसमें जो राइट्स दे रखे हैं पब्लिक को सबके राइट्स माने जाएंगे। चलिए, तो सर क्या टैक्स कलेक्ट करने का पावर भी संविधान से मिला है? आंसर इज यस। आप जो भी कुछ भी कर रहे हो ना, सबका राइट आपको संविधान से मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से सारे राइट आपको मिलते हैं। चलिए सर संविधान में कहाँ लिखा है? अब देखो मेरी बात समझना, आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो ना, जैसे कि आपने इंडियन पेनल एक्ट पढ़ा, उसका एक सेक्शन है 420। अब पता नहीं लोगों ने 420 का क्या मतलब निकाल दिया है कि 420 मतलब चोर होता है। अरे इसका मतलब चोर नहीं होता है, ये एक सेक्शन है इंडियन पेनल एक्ट की 420 नंबर, जो बताती है कि आप चोरी करते हो तो आपको इस सेक्शन में आपको क्या होने वाला है, सजा होने वाला है, इस सेक्शन में आपको पनिशमेंट मिलने वाला है। अब पता नहीं लोगों ने 420 को चोरी का नाम दे दिया है, ऐसा नहीं होता, ये सेक्शन नंबर। तो ऐसे ही संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, संविधान में आर्टिकल्स होते हैं। ऐसे आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, इनमें कुछ बातें लिखी होती है, जो कोई तो अपने पब्लिक के राइट्स की बात करता है, कोई दूसरे एक्ट की बात करता है, कोई टैक्स लगाने का पावर की बात करता है। तो इसमें एक अपना आर्टिकल नंबर आता है 265, जो क्या बात करता है ना, आर्टिकल 265 बात करता है कि वो इंडिया को बोलती है, गवर्नमेंट को बोलती है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते। इसमें क्या लिखा है? नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law. नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप टैक्स लगा नहीं सकते किसी के ऊपर जब तक कि उसके ऊपर लॉ ना बना हो। ये अपना आर्टिकल 265 बोलता है। अपना आर्टिकल 265 कहता है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और टैक्स आप ले भी नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके ऊपर लॉ ना बना लो। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया अपन को लॉ तो बनाना पड़ेगा, लॉ तो अपन को बनाना पड़ेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा है कि आप लॉ बना सकते हो? ये भी लिखना जरूरी है ना। अगर आप ये नहीं लिखोगे, आपने बस इतना लिख दिया कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप टैक्स ले भी नहीं कर सकते जब तक कि आपने उस पर लॉ ना बनाया हो, तो लॉ बनाने का राइट भी आपको देना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 में क्या दिया है? देखो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आपके क्या है, बहुत सारे आपके शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं आपके बहुत सारे। उसमें से शेड्यूल नंबर 7 है, वो आपका आर्टिकल नंबर 246 में आता है, आर्टिकल नंबर 246 में आता है, और जो बताता है कि इसमें आपको 3 लिस्ट हैं। देखो मेरी बात समझना,
आर्टिकल 265 बोलता है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते जब तक आप उस पर लो ना बना लो। लो बनाने का पावर आपको कौन देता है? वो देता है आपको आर्टिकल नंबर 246, आपको लो बनाने का पावर देता है। आर्टिकल नंबर 246 में आपका 7th शेड्यूल है, 7 शेड्यूल नहीं है, 7th शेड्यूल आपका आर्टिकल नंबर 246 में है। और 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट दे रखी है, आपको 3 लिस्ट दे रखा है। कौन कौन सा लिस्ट दे रखा है? एक तो दे रखा है आपका यूनियन लिस्ट, एक दे रखा है आपको स्टेट लिस्ट, एक आपको दे रखा है कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये तो बहुत भारी हो रहा है हमारे लिए, मेरी बात समझना। अब इसको धीरे धीरे वापस रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने देखो कहाँ से बढ़ा, यहाँ से स्टार्ट कर। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कि टैक्स क्या होता है। अपन को अगर देश में रहना है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, देश को रन करना है, तो अपन को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। टैक्स, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी गवर्नमेंट देश को चला पाएगी। तो इसलिए अपन गवर्नमेंट को क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। टैक्स 2 टाइप से अपन पे करते हैं, एक तो करते हैं डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा, वो पे करता है कि थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने एग्जांपल लिया कि भाई चिंटू ने क्या किया, 20 लाख का सैलरी कमाया है, उसने अपना रिटर्न भरा, और रिटर्न भरते टाइम उसने अपना 2 लाख का टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसने इनकम कमाया 20 लाख का, उसी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया अपने रिटर्न भरते टाइम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का अपन एग्जांपल लिया, भाई राहुल सीए इंटर में पास हो गया है, सीए में इंटर में पास हो गया है, और वो क्या करता है? मोबाइल लेने के लिए जाता है, एक दुकान पे मोबाइल लेने के लिए जाता है, और वहां पे उसको 1 लाख का एक मोबाइल पसंद आ जाता है। तो क्या करता है? शॉपकीपर को 1 लाख रुपए पे करता है, और वहां से बिल और मोबाइल लेके अपने घर चला जाता है। और उसने जब वो बिल देखता है, उसमें लिखा होता है कि फोन आपका 85,000 का है, और 15,000 इस पे आपका जीएसटी रहेगा, और टोटल करके आपका 1 लाख का बिल बनता है। और जब ये शॉपकीपर अपना जीएसटी का रिटर्न भरेगा, तब क्या करेगा? अपना 15,000 क्या कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब सर फिर अपन ने बात की कि अपन ने गवर्नमेंट को वोट दिया है। अब वोट देने का मतलब ये तो है नहीं कि अपन ने गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स कलेक्ट करने का पावर गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया? तो टैक्स कलेक्ट करने का पावर गवर्नमेंट को देता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, तो उसमें 265 करके आर्टिकल है जो बोलता है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते जब तक कि आपको टैक्स लो का अथॉरिटी नहीं है। मतलब जब तक आप लो ना बना दो तब तक आप क्या नहीं कर सकते? टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और टैक्स आप लेवी नहीं कर सकते। तो फिर सर लो बनाने का पावर कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास? तो एक आर्टिकल होता है 246। सर क्या नंबर याद रखना जरूरी है? मेरी बात सुनो, आपको सिर्फ एक नंबर याद रखने का जरूरी है, वो है आपको 246। क्या सर लो बनाने का पावर कहाँ से आया? 246 में दे रखा है। अब 246 में कहाँ दे रखा है? 246 में मतलब आपको 7th शेड्यूल है, 7 शेड्यूल नहीं है 246 में। आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं आपके इन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 7th वाला जो शेड्यूल है वो आपका 246 आर्टिकल में है। तो 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट दे रखी है, 3 लिस्ट दे रखी है। एक ही दे रखा है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट दे रखा है, और तीसरा दे रखा है आपको कॉन्करेंट लिस्ट। पहला आपको दे रखा है यूनियन लिस्ट, सेकंड आप देखो दे रखा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा आपको दे रखा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सर यूनियन लिस्ट में आपके बहुत सारे आपके मैटर लिखे हैं, बहुत सारे आपके मैटर्स लिखे हैं, इसमें मैटर्स लिखे हैं आपके। इन मैटर्स पे लॉ बनाने का पावर किसके पास? इन मैटर्स पे आपका लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखो जो यूनियन लिस्ट में बहुत सारे जो मैटर्स लिखे हैं ना, उन पे लॉ बनाने का पावर अपने पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट लिस्ट में आपके जो बहुत सारे मैटर्स लिखे हैं, स्टेट लिस्ट में जो आपके बहुत सारे मैटर्स लिखे हैं, उस पर लॉ बनाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो आपके मैटर्स लिखे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपको मैटर लिखे हैं, क्या पता सर उस पर लॉ बनाने का पावर जनता के पास हो? नहीं नहीं बेटा, जनता को अगर पावर देना है लॉ बनाने का, तो जनता कुछ और ही लॉ बना देगी। देखो मेरी बात समझना, यूनियन लिस्ट में जो लोग मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब दोनों गवर्नमेंट के पास इसमें लॉ बनाने का पावर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है। चलिए तो सर यहां पर अपना इनकम टैक्स लगाने का पावर कहां पे है? यहाँ पे सर अपना इनकम टैक्स लगाने का पावर कहां पे है? देखिए जो अपना यूनियन लिस्ट का है ना मैटर, देखो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं ना, उसमें एक एंट्री है, इसमें देखो मैटर्स कैसे लिखा था ना, फर्स्ट मैटर ये लिखा है, सेकंड ये लिखा है, थर्ड ये लिखा है, ऐसे करके बहुत बड़ी लिस्ट है।
ये जो आपका यूनियन लिस्ट है ना, उसका एंट्री नंबर 82, उसका एंट्री नंबर 82 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगा सकती है। इनकम पे टैक्स लगाने का पावर कहाँ से आया? उनसे आया आर्टिकल नंबर 246 के 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 से गवर्नमेंट के पास पावर आता है कि आप उस पर इनकम टैक्स लगा सकते हैं। तो एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा है? एंट्री नंबर 82 में लिखा है, एंट्री नंबर 82 क्या करती है? गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक laws on tax on income other than एग्रीकल्चर इनकम। अब मेरी बात समझना, क्या लिखा है एंट्री नंबर 82 में? क्या लिखा है एंट्री नंबर 82 में? लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, इसके अलावा जो भी इनकम है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो क्या सर क्या क्या सर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता? आंसर इज ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। तो जो स्टेट लिस्ट है, उसका जो स्टेट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 46 है, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर चाहे तो वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। तो 46 में लिखा है, 46 करती है, 1 सेकेंड, गिव्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज ऑन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। थोड़ा राइटिंग 19-20 से आपको चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। देखिए, जो आपका स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 46 है, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर नहीं है। तो क्या सर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया है? अभी तक तो नहीं लगाया, और आई होप फ्यूचर में अभी तक लगाएगी भी नहीं। क्यों सर? इसका क्या कारण है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है? देखो, एक तो किसानों की इनकम वैसे भी बहुत कम होती है, और दूसरी बात यह है कि किसानों का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाती है तो जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसको तो वोट चलेगा ही किसानों से। इसलिए किसानों को भाई दूरी रखा जाता है कि भाई आप हमारा वोट बैंक हो, हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हमको सिर्फ वोट देते रहिए। इसलिए गवर्नमेंट, ये भी एक रीजन है, ये ऑफिशियल रीजन नहीं है, बट किसानों का इनकम कम है तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स नहीं लगाती है। अब मेरी बात समझना, तो सर इनकम टैक्स बनाने का पावर कहाँ से आया? अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर इनकम टैक्स बनाने का पावर कहाँ से आया? तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 के 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में पावर दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सकती है? इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? वही सेम बात आर्टिकल नंबर 246 के 7 शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। कि सर आपको इतना याद है? हमको याद ही नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो, इतना भारी चीज नहीं है, आपको क्या करना है ना, जैसे अपना बैच कंप्लीट हो आज का, पर डे आपको जो बैच कंप्लीट होता है, तो आपको घर जाके आधा घंटा देना है, आधा से पौन घंटा देना है आपको होमवर्क करने में, आपने जो प्रोविजन पढ़ा उसको रिवाइज करने में। तो आपका क्या है ना, साथ साथ में आपका भी बैच कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को फटाफट से व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से आपका इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए, अभी अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने पढ़ा है कि भाई टैक्स में 2 टाइप के टैक्स होते हैं, क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में, क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, जो पर्सन लाइबल है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो पर्सन लाइबल है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं पे करेगा, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला है। उसके बाद अपन ने एग्जाम्पल लिया था, उसके बाद अपन ने गवर्नमेंट को वोट दिया। गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया भाई हम पे टैक्स कलेक्ट करने का? हमसे टैक्स कलेक्ट करने का आपके पास पावर कहाँ से आया? तो वो पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दे रखे हैं, उसमें 265 करके एक आर्टिकल है जो बोलता है कि भाई आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते जब तक कि उस पर लो ना बनाओ। तो लो बनाने का पावर कहाँ से आया? तो आपका आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि भाई मैं दूंगा लो बनाने का आपको पावर। तो सर उसने कहाँ से दिया? उसमें एक 7th शेड्यूल है, उसमें एक यूनियन लिस्ट है, उसका एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है कि आप चाहो तो इनकम पे टैक्स लगा सकते हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। और तो फिर एग्रीकल्चर इनकम वाले किसान खुश हो गए, हम पे कोई टैक्स लगा ही नहीं सकता, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो हम लिख देते हैं, फिर टैक्स नहीं लगा रहे, बस लिख देते हैं कि आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो
एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, पर अभी तक इस पे टैक्स लगा नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो सर अब मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स को, तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मैं एक से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? मेरे को फटाफट से आप में से जवाब देंगे कि अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स अपन लॉ पढ़ने वाले हैं? अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? काफी बच्चे बोल रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, काफी बच्चे बोल रहे हैं इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो अपन यहाँ इनकम टैक्स एक्ट नहीं, अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। सर क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स लॉ में? देखो, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शंस को कवर करता है, प्रोविजन को कवर करता है, पर ये रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर इनको कवर नहीं करता है। सर ये क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सब हमारे लिए नया है, अभी सब समझेंगे। अब चिंता मत करो, सबको अपन समझने वाले हैं। पर ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। देखो, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या कवर होता है? इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट भी कवर होता है, इनकम टैक्स के रूल्स भी कवर होते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है वो भी कवर होता है, सर्कुलर्स भी कवर होते हैं, और आपके नोटिफिकेशंस भी कवर होते हैं। ये क्या क्या होते हैं फटाफट से अपन समझ लेते हैं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट में क्या था, सेक्शंस दे रखे ना। सेक्शन 1 आपका जो इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 2 है जो सेक्शंस वो डेफिनेशन की बात करता है, सेक्शन 3 आपका प्रीवियस ईयर की बात करता है। वो सब आपका इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि भाई ये आपके इनकम टैक्स एक्ट है जो आपका पार्लियामेंट में पास हुआ है। फिर आते हैं आपके रूल्स। रूल्स क्या करते हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी चीज लिखी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा ब्रीफ में लिख दिया है, छोटे संक्षिप्त रूप में लिख दिया है, तो उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है, उसको और ढंग से समझाने का काम करता है रूल्स। ये इनकम टैक्स एक्ट को एक तरीके से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स रूल्स। सर एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? देखो मेरी बात समझना, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है ना कि अभी जैसे इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, और अपना इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? एक सेकंड में आपको ये बताना भूल गया, और ना आपने मेरे से पूछा है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट आया कब था अपने पास। अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था अपने पास। 1961 मतलब आज से कम 70 साल पहले, लगभग 65 साल हो चुके हैं आज। 70 साल पहले अपने पास क्या आया था, इनकम टैक्स एक्ट आया था अपने पास कि भाई ये आपका इनकम टैक्स एक्ट है। उस समय तो इनकम भी कम होती होगी, उसके हिसाब से उन्होंने टैक्स लगाया होगा, तो उसमें चेंजेस करना जरूरी है टाइम टू टाइम, उसमें चेंजेस करना जरूरी है टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, हर साल आपका एक फाइनेंस एक्ट लेके आती है। उसमें वो लिखती है कि भाई इस साल में आपके इनकम टैक्स में ये चेंज हुआ है, इस साल में आपका इनकम टैक्स में ये चेंज हुआ है। तो उस फाइनेंस एक्ट का नाम क्या होता है, जैसे कि 2024 में एक्ट आया है तो उसका नाम होगा फाइनेंस एक्ट 2024। 2025 में जो भी लेटेस्ट आया उसका नाम है फाइनेंस एक्ट 2025। तो आपका ये है ना, इसमें जो सारे चेंजेस हुए हैं अभी इनकम टैक्स में वो सब उसमें लिखे होते हैं, और वो आपके लिए जो अभी प्रीवियस ईयर आपका रहने वाला है, आगे जो आने वाला साल है उसमें क्या होगा ना, आपके लिए वो चेंजेस एप्लीकेबल होने वाले हैं। सर अभी मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना सुनना है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको उसको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी वर्ड बोला प्रीवियस ईयर, तो ये क्या होता है वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इतना जानने की जरूरत है, हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ने वाले, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में? इनकम टैक्स एक्ट ओनली सेक्शंस को, प्रोविजन को कवर करता है। इनकम टैक्स लॉ क्या करता है ना, इनकम टैक्स एक्ट को भी कवर करता है, रूल्स को भी कवर करता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट को भी कवर करता है, सर्कुलर को भी कवर करता है, नोटिफिकेशंस को भी क्या करता है, कवर करता है। इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है ना, उसमें सेक्शंस लिखे हैं, प्रोविजंस लिखे हैं, और रूल्स क्या करता है ना, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स निकाले जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स को निकाला जाता है कि भाई कोई अगर मान लो प्रोविजन में अपना कैलकुलेशन का है तो वो रूल्स में दे देंगे कि भाई कैलकुलेशन कैसे होने वाली है इसकी, तो ये इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स में हर साल जो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको चेंज को दिखाने के लिए एक हर साल एक बिल पास होता है, फाइनेंस बिल पास होता है, जो आगे जाके क्या बनता है, फाइनेंस एक्ट बनता है। हर साल एक फाइनेंस एक्ट, फरवरी में अपना जब बजट आता है ना, फरवरी में बजट आया तो फाइनेंस एक्ट भी उसके साथ ही आता है। उसके बाद आता है सर्कुलर। सर्कुलर क्या करता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई इनकम टैक्स में प्रोविजन दे रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रहा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है ना,
सीबीडीटी क्या करता है, उसके लिए एक सर्कुलर निकालती है कि भाई इस प्रोविजन का ये मतलब आपको लेना चाहिए, ये मतलब आपको लेना चाहिए। क्या लिखा है, चाहिए, मतलब आपकी इच्छा है तो लो, नहीं तो मत लो। पर ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए तो मैंडेटरी होता है कि आपको यही मतलब लेना पड़ेगा। बट जो अपन है टैक्स पेयर्स हैं, अपने लिए मैंडेटरी नहीं होता। सर्कुलर टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है कि भाई आपको तो मतलब लेना ही पड़ेगा। और अगर अपन चाहें तो अपने लिए बेनिफिशियल है तो अपन उसका वो मतलब ले सकते हैं, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, कोर्ट में केस कर देंगे, बस सिंपल। नोटिफिकेशन क्या होता है, अब मेरी बात समझना। अब मैंने क्या बोला, जब बजट आता है साल में, जब 1 फरवरी में बजट आता है, तब फाइनेंस एक्ट आता है कि भाई ये चेंजेस है। अपनी निर्मला सीतारमण जी है जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट निकाल देगी और फाइनेंस एक्ट निकाल देगी। अब अपन को उनको साल के बीच में कुछ चेंज करना है, उनको साल के बीच में कुछ चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे ना, वो नोटिफिकेशन दे देंगे तो भाई ये प्रोविजन ऐड ऑन कर रहे हैं, ये प्रोविजन अपन में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ये वाले लिमिट हटा रहे हैं हम। तो साल के अगर बीच में उनको कुछ चेंज करना है तो उनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज वो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो साल का एक बार बजट आता है उस टाइम जो चेंजेस करने होते हैं वो निकाल देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझा। अपन पांचों चीज़ों की बात अभी वापस करने वाले हैं, वापस इनको समझने वाले हैं, वन बाय वन करके अपन की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इनकम टैक्स एक्ट का। सर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब आया था, इनकम टैक्स इंडिया में कब आया था, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में आया था 1961 में, 1961 में आया था। और ये सर एप्लीकेबल कब हुआ था इंडिया में, देखो देखो मेरी बात समझना, जैसे कि अभी एक्ट आता है वो एकदम से एप्लीकेबल नहीं होता है, ये 1961 में आया था और ये एप्लीकेबल हुआ था आपका 1 अप्रैल 1962 से। आपका एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से ये आपके पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ था। सर पूरे इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस हैं, पूरे इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस हैं, अपने पूरे इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस हैं। आपके पूरे इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस रहने वाले हैं। पूरे इनकम टैक्स में आप कितने सेक्शंस हैं, आपके 298 सेक्शंस रहने वाले हैं। सर सर एक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, एक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो एक्ट में क्या होता है ना, एक तो था सेक्शन, उसको और अंदर से समझने के लिए आता है सब सेक्शन, सब सेक्शन आता है, सब सेक्शन आता है, उसके बाद और अंदर पढ़ने के लिए आता है क्लोजेस, सब क्लोजेस। सर ये क्या होते हैं, ये अब ये जानते हैं अपन। अब मेरी बात समझना, अब मैं आपको नोट्स पे ले जाता हूँ, अब अपने नोट्स पे ले जाता हूँ, वहां से आपको मैं फटाफट से चीजें समझा दूंगा, अभी आपको इससे समझ में नहीं आएगा। चलिए अपन नोट से समझते हैं। तो देखिए टैक्स का मीनिंग मैंने क्या बताया, अपन को इंडिया में रहना है, इंडिया में अगर रहना है तो अपन को कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट, तभी गवर्नमेंट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चला पाएगी, इतना सारा कुछ काम अपना करवा पाएगी, देश को चला पाएगी, एजुकेशन चला पाएगी, डिफेंस जो डिफेंस वालों को सैलरी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हेल्थ केयर में इतना पैसा खर्च करती है, तो कहाँ से आएगा, वो टैक्स के फॉर्म में अपन से ही गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। फिर अपने पढ़ा टैक्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा है, उसके बिहार पे कोई थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। आई होप ये आपको समझ में आया। सर गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया टैक्स लगाने का, गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया टैक्स लगाने का, पता अपने वो चार्ट पढ़ा भी 265 में लिखा है कि भाई आप टैक्स का लेवी नहीं कर सकते, आप कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उस पर लो ना बनाओ। फिर आता है अपना आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 आता है, वो क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 246 अपन को बोलता है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर दोनों गवर्नमेंट के पास होता है। तो यूनियन लिस्ट है अपने, उसके एंट्री नंबर 82 में लिखा है, उसमें सॉरी अपने आर्टिकल नंबर 246 में 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है। तो उसकी जो यूनियन लिस्ट है ना, उसकी जो एंट्री नंबर 82 है, एंट्री नंबर 82 है, उसमें क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो क्या कर सकती है, इनकम पे टैक्स लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर कहाँ से आया, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो अपना स्टेट लिस्ट है ना, उसका एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब फिर अपन ने ओवरव्यू दिया था इनकम टैक्स का, तो अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, और एक्ट है जो इनकम टैक्स लॉ का ये क्या है, पार्ट रहने वाला है। तो सर इनकम टैक्स लॉ क्या क्या कवर करता है, वो इनकम टैक्स एक्ट को कवर करता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट को कवर करता है, इनकम टैक्स के रूल्स को कवर करता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन को कवर करता है, और
कोर्ट के डिसीजंस को कवर करता है। सर ये कोर्ट के डिसीजंस क्या है? आपको पता है जजमेंट्स आते हैं, जजमेंट्स आते हैं ना, इसने इसके खिलाफ केस किया, ये दोनों केस में लड़े। इनकम टैक्स में भी ये केस होते हैं। जैसे कि अपन टैक्स पेयर है, अपन बोल रहे हैं भाई हमको 5 लाख पे टैक्स पे करना चाहिए, कि बाकी हमारा जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। डिपार्टमेंट बोलता है भाई टैक्स लगना चाहिए। अपन दोनों में बहस हो गई डिपार्टमेंट में और अपन में। अपन क्या करेंगे? क्या हाथापाई से मिल जाएंगे? नहीं, अपन को जाना पड़ेगा कोर्ट। अपन कोर्ट में केस करेंगे, भाई डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से केस करेगा कि भाई ये एसएसटी गलत बोल रहा है, ये जो बंदा है वो गलत बोल रहा है। तो अपन दोनों केस करेंगे और जो केस लड़ेगा, जो उसका जजमेंट आएगा ना, वो भी ये क्या करता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, लो क्या करता है, उसको कवर करता है अपने अंदर। तो इनकम टैक्स लो क्या क्या कवर करता है? इनकम टैक्स एक्ट को कवर करता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट को कवर करता है, इनकम टैक्स के रूल्स को कवर करता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन को कवर करता है, और कोर्ट के डिसीजंस को क्या करता है, कवर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब आया? वो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1962 से। ये आपका सेक्शन नंबर 1 बोलती है इनकम टैक्स। क्या सर हमको सेक्शन नंबर याद रखने हैं? नहीं याद रखने बेटा। अगर इतना याद रखने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो जो आपको सेक्शन नंबर याद रखने होंगे वहां पे मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा कि भाई आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली सेक्शन नंबर से क्वेश्चन आता है। वहां मैं आपको स्पेसिफिकली बोल दूंगा और वो बहुत इजी भी रहते हैं सेक्शन नंबर याद करने। अगर आप सारे सेक्शन नंबर याद करने जाओगे ना तो उनके मार्क्स भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, और उल्टा आपका क्या होगा, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा इतना सेक्शन नंबर याद रखेंगे। तो आपके पास एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको डीटी के भी सेक्शन नंबर याद रखने पड़ेंगे, फिर जीएसटी के आपको सेक्शन नंबर याद रखने हैं, फिर आपको लो के आप सेक्शन नंबर याद रखोगे, तो आप कितने सेक्शन नंबर याद रखोगे? इसीलिए आपको जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी ना सेक्शन नंबर याद करने की, वहां मैं आपको सामने से बोलूंगा कि भाई आपको सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, तो प्लीज यहाँ पे सेक्शन नंबर आप याद कर लो। चलिए, तो आपको कब एप्लीकेबल हुआ इनकम टैक्स एक्ट? 1962 में, 1 अप्रैल 1962 से अपना इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसमें टोटल 298 सेक्शंस हैं, इसमें टोटल 298 सेक्शंस है, और अपने 14 शेड्यूल्स हैं इसमें। इसमें टोटल 298 सेक्शंस है, इसमें अपने 14 शेड्यूल्स होते हैं। देखो अब मेरी बात समझना, एक्ट है, एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शंस को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है? सब सेक्शन। सर ये सब सेक्शन क्या होता है? अब मेरी बात समझना। सबसे पहले क्या होता है ना, सेक्शंस होते हैं। जैसे कि सेक्शन नंबर 1 बात करता है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 बात करता है इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ। अब सेक्शन नंबर 2 बात करता है इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां कुछ वर्ड्स आए हैं उनका डेफिनेशन क्या रहने वाला है। आपका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन की बात करता है कि इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ ये वर्ड्स आए हैं, इनका डेफिनेशन क्या रहने वाला है। मतलब कि कहीं लिखा है कि भाई यहाँ पे आपका सैलरी का 10% लेंगे, तो सैलरी का मतलब क्या है। ये आप कहीं वर्ड आ गया एमलगमेशन, तो एमलगमेशन का वर्ड मतलब क्या है। तो ये आपको कौन समझाता है? डेफिनेशन आती है आपके इनकम सेक्शन नंबर 2 कवर करता है कि भाई जैसे कि एक वर्ड लिखा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब क्या होगा, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है, ये सब डेफिनेशन कवर करता है अपना सेक्शन नंबर 2। क्या सर हमको सेक्शन नंबर 2 पूरा याद करना पड़ेगा? नहीं करना है आपको याद। जितना मैं आपको बताऊं उतना आप करके चले जाओगे, आपका काम बन जाएगा, आपका 100% आपका कोर्स हो जाएगा। आपको जो जो मैं बोलूँ उतना ही आपको करना है, ज्यादा आपको डिफिकल्टी यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका सेक्शंस क्या होता है ना, हर सेक्शन एक अलग बात करता है, मतलब हर सेक्शन एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे कि सेक्शन नंबर 4 है अपना जो इनकम टैक्स का, वो बात करता है कि इनकम टैक्स में किस किस को अपना इनकम टैक्सेबल करना है, किस किस का इनकम टैक्स में टैक्सेबल होना है, मतलब चार्जिंग सेक्शन की बात करता है। देखो हर एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन होता है कि ये एक्ट किसको एप्लीकेबल होने वाला है, वो बात करता है सेक्शन की ये एक्ट किसको एप्लीकेबल होने वाला है। तो सेक्शन 4 बात करता है कि ये इनकम टैक्स एक्ट किसको एप्लीकेबल होगा, चार्जिंग सेक्शन की बात करता है। और सेक्शन नंबर 5 बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, मतलब आपका टोटल इनकम क्या होगा, आपका इनकम कैसे निकालना है, वो सब बात करता है। तो आपका सेक्शन नंबर 4 एक अलग बात कर रहा है कि भैया आपका किस किस का इनकम यहाँ टैक्सेबल होगा, और सेक्शन नंबर 5 आपका अलग बात कर रहा है कि भाई आपका इनकम हम कैसे स्कोप ऑफ आपका इनकम का स्कोप क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन क्या होता है ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं सबसेक्शंस। तो सबसेक्शन क्या होता है ना, ये सेक्शंस का ही पार्ट होते हैं। सबसेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेक्शन एंड रिलेटेड टू ईच अदर। क्या सर हमको ये अभी याद करने का जरूरत है? आपको अभी याद नहीं करना है, मैं आपको बस जस्ट ए ब्रीफ बता रहा हूँ। आपको ये अभी कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। कैसे हमको अपने आप याद हो जाएगा? अपने आप भी आपको याद करने का जरूरत नहीं, ये एग्जाम में नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको ओनली नॉलेज रहे कि भाई सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, वो बता रहा हूँ। बाकी आपको एग्जाम के लिए याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये इससे आप इनकम टैक्स को आगे पढ़ोगे ना, तो आपको सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। भाई ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये क्लोज है। आपको डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। ये अपन क्या करेंगे ना, इसको सिर्फ आप एक बार रीड करके छोड़ दीजिए। सब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन का पार्ट होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे सेक्शन नंबर 5 में लिखा है
कि आपका इनकम का स्कोप क्या होगा, आपका इनकम कहाँ कहाँ से आपको इनकम का आपकी इनकम को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपने इनकम को अर्न किया, कौन कौन सी इनकम आपका इनकम टैक्स के लिए हम कंसिडर करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 5 उसका सबसेक्शन हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सबसेक्शन 1 बात करता है कि टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, मतलब जो इंडिया का बंदा है उसका हम इनकम कैसे निकालेंगे। और 5.2 बात करता है जो इंडिया का बंदा नहीं है, जो नॉन रेजिडेंट है, उसका इनकम कैसे कंप्यूट करने वाले हैं, वो सब यहाँ पे लिखा है। चलिए, तो अभी आपको ये चीज़ें अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये जब अपन 1-2 चैप्टर कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है, क्लोजेस क्या है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा और तब तक आप इन चीज़ों में डील भी कर चुके होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। देखिए, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, आप मोटा मोटा देखिए एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, अपन अभी पढ़ा। हर साल निर्मला सीतारमण जी क्या करती है, कुछ चेंजेस लेके आती है इनकम टैक्स में। तो वो चेंजेस किस बिल में लेके आएगी, वो अपना एनुअल फाइनेंस एक्ट में लेके आती है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में लेके आती है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। बजट सेशन कौन सा होता है, फरवरी में। फरवरी में क्या करती है, 1 फरवरी को जब अपना बजट आता है तब एनुअल फाइनेंस एक्ट बिल वहां आता है, फिर वो एक्ट बनता है। तो ये पार्लियामेंट में क्या करती है, उसको प्रेजेंट करती है, फिर पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल मिलता है, ये फाइनेंस बिल एक्ट बन जाता है। बिल क्या बनता है, एक्ट बन जाता है, और ये अपना इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाता है, अपने इनकम टैक्स एक्ट में उस हिसाब से वो चेंजेस हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब है कि जो पूरे साल में चेंजेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट आपके चेंज करने चाहती है इनकम टैक्स एक्ट में, वो एक बिल के रूप में आपके सामने लेके आती है 1 फरवरी को। फिर जो नेक्स्ट आपका जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें क्या होगा ना, वो आपके चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे आप लोगों के ऊपर। एक बार क्या करना है ना, आपको इस नोट्स को सिर्फ पढ़ना है, जो जो मैं बताऊँ ना सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो फाइनेंस एक्ट का डेफिनेशन है ये आपको पढ़ना है। आपको इनकम टैक्स एक्ट कब आया, इसमें कितने सेक्शन है, वो आपको आप पढ़ लेना। और आपको मेनली आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा याद करने वाला बात है वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस पे एमसीक्यू बनता है, इस पे सीधा आपका एमसीक्यू बनता है, तो आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ तक जो अपने पढ़ा है उसमें से जो आपको याद रखना है, आपको समझ के रखना है अपने साथ एग्जाम के लिए, तो एक तो ये वाला पॉइंट है, और एक आप ये कर सकते हैं कि इनकम टैक्स इंडिया में कब आया था, और एनुअल फाइनेंस एक्ट का डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, जो लिखा है वो एग्जैक्ट आपको याद नहीं करना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंस एक्ट क्या होता है। हर साल जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। बजट सेशन में अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक बिल लेके आती है, उसमें जो सारे चेंजेस लिखे होते हैं उसको बोलते हैं इनकम एक्ट, इन फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस बिल होता है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है अपना लास्ट में जाके। आपको इतना याद रखना है, जो चेंजेस आते हैं इनकम टैक्स में वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। चलिए, सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ओनली आपको समझने का जरूरत है। सर्कुलर का मतलब है कि आपको इनकम टैक्स सेक्टर में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है, आपको प्रोविजनों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई क्या करता है, सीबीडीटी क्या करता है ना, जो सबसे ऊपर है, अब मेरी बात समझना, जो लॉ वगैरह बनाते हैं ना, जो लॉ में चेंजेस करते हैं वो सीबीडीटी है, मतलब सबसे ऊपर की अथॉरिटी है, इनकम टैक्स से भी ऊपर की अथॉरिटी है, जो भी सारे इनकम टैक्स को क्या लॉ को फ्रेम करती है, लॉ को बनाती है, फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाता है। तो सीबीडीटी के पास पावर होती है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करता है कि भाई आपका लॉ इस प्रकार से होना चाहिए, ये वाली बातें आपको इस प्रकार से इसको इंटरप्रिटेशन लेके चलना है। तो अगर मान लो कि डिपार्टमेंट को या फिर अपन को कोई दिक्कत आ रही है, भाई इनकम टैक्स में क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आ रहा, इनकम टैक्स में क्या लिखा है हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सीबीडीटी क्या करती है ना, एक सर्कुलर निकालती है। सर्कुलर का मतलब होता है कि जो प्रोविजन लिखा है उसमें अपने एक्ट में, उसको सिंप्लीफाई वे में वो समझाने का ट्राई करेगी, मतलब एग्जांपल्स देगी या फिर और उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाएगी, तो उसको एक फॉर्मूला फॉर्मेट निकालती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर। तो सीबीडीटी क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है टाइम टू टाइम। क्या किसके लिए करती है, सीबीडीटी आर इशूड बाय द सॉरी circulars are issued by the CBDT from time to time to deal with the certain specific problems and clarity doubt regarding the scope and meaning of certain provisions of act. Circulars are binding on department, not on SSC. SSC का मतलब होता है जो बंदा इनकम टैक्स पे कर रहा है, जो बंदा इनकम टैक्स में लाइबल है। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स में दो बंदे होंगे, देखो एक तो होता है डिपार्टमेंट जो अपन से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, एक जो अपन जो टैक्स पे कर रहे हैं। जो टैक्स पे कर रहा है उसको बोलते हैं एसएससी, जो टैक्स पे कर रहा है उसको बोलते हैं एसएससी। तो अगर एसएससी को कोई दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत आ रही है, तो सीबीडीटी क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है कि भाई आप इस बात का ये वाला मतलब भी ले सकते हैं। अब जो उन्होंने इशू किया है सीबीडीटी ने, वो डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा, मतलब उसको वही मतलब लेना पड़ेगा जो सीबीडीटी ने बोला है। बट एसएससी उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, मतलब अपन उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, अपन चाहे तो दूसरा मतलब भी उसका ले सकते हैं, और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उस पर केस भी कर सकते हैं।
मतलब डिपार्टमेंट पे तो बाइंडिंग है, उसको वही मतलब लेना पड़ेगा, अपन पे बाइंडिंग नहीं है। सर्कुलर्स अपन पे बाइंडिंग नहीं होते, अपन चाहे तो उस पर केस कर सकते हैं भाई वर्डिंग्स पे कि भाई ये वर्डिंग का ये मतलब ही निकल सकता है, अपन ने केस कर दिया, अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट डिपार्टमेंट को उसका वही मतलब लेना पड़ेगा जो सीबीडीटी ने उसको बोला है। क्लियर? सर सर्कुलर क्या होता है मेरे को आप बताइए। सर मैं एसएससी हूँ, ये डिपार्टमेंट है, हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लिखा क्या है, इसका आपको कैसे इंटरप्रिटेशन लेना है। तो सीबीडीटी क्या करता है ना, एक सर्कुलर निकालता है कि भाई इसका आप ये मतलब लोगे, डिपार्टमेंट को ऑर्डर देता है एक तरीके से कि आपको इसका यही मतलब है, आपको लेना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट को वही मतलब लेना होता है। अगर अपन को अपने लिए बेनिफिशियल लगा वो मतलब, तो अपन भी उस मतलब को ले सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी यही मतलब रहेगा इस प्रोविजन का। अगर अपन को बेनिफिशियल नहीं लगता है तो अपन उसका वो मतलब नहीं लेंगे, अपन सीधा केस करेंगे भाई हमको ये मतलब नहीं चाहिए। हमको तो एक्ट में लिखा है, जो वर्ड लिखा है वर्ड टू वर्ड हमको इंटरप्रिटेशन चाहिए, अपन क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। जो सर्कुलर्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं डिपार्टमेंट पे, अपने पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। एसएससी अगर चाहे तो उनका एडवांटेज ले सकता है अगर उनको वो बेनिफिशियल लगे तो। सर नोटिफिकेशन क्या होता है ना, सर नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन का मतलब है कि भाई अब मैंने कहा ना साल में इनकम टैक्स में जो भी चेंज करने होते हैं तो गवर्नमेंट कहाँ से करती है, एनुअल फाइनेंस एक्ट से चेंज करती है कि भाई अपना फाइनेंस एक्ट है, इसमें जो सारे चेंजेस होने वाले इनकम टैक्स वो सब लिखे हैं। अब साल के बीच में उनको चेंजेस करना है, साल के बीच में उसको कोई नया प्रोविजन ऐड करना है या फिर किसी प्रोविजन में से डिलीशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। भाई हमने ये नया नोटिफिकेशन इशू किया है, इसमें आप देखिए कि ये वाला प्रोविजन आपके लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा या फिर ये वाला प्रोविजन भी आपके लिए अप्लीकेबल रहने वाला है। देखो क्या लिखा है, नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऐसा अगर फिर आपने मान लो ऐसा लिख दिया है, आपने एक्ट में लिखा है कि ये वाला प्रोविजन आपका इफेक्टिव तब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई जो अपने एक्ट में लिखा था ये प्रोविजन जब हम चाहेंगे तब से आप पे एप्लीकेबल होने वाला है, ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बात लिख दी गवर्नमेंट ने कि ये वाली स्कीम आपके लिए तब एप्लीकेबल होगी जब हम आपको बताएंगे कि भाई आपके इस डेट से ये एप्लीकेबल होने वाला है, मतलब स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है उस टाइम, बट उन्होंने ये बोल दिया कि हम जब आपको बोलेंगे तब आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस डेट को कह सकते हैं कि भाई ये आज से इफेक्टिव हो गया है, ये स्कीम आपके लिए आज से इफेक्टिव हो चुकी है। किसी चीज को इफेक्टिव करने के लिए या फिर कोई नया प्रोविजन लाने के लिए नोटिफिकेशन का यूज किया जाता है। तो क्या लिखा है, नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द सीबीडीटी इज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स। सीबीडीटी के पास पावर क्या कर सकती है, वो नए रूल्स बना सकती है या उनको अमेंड कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इशू कर क्या सकती है सीबीडीटी, रूल्स को बना सकती है या उनमें चेंज कर सकती है, और विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। अब मेरी बात समझना, सर्कुलर क्या होता है ना, डिपार्टमेंट में बाइंडिंग होता है, एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होते, बट नोटिफिकेशन दोनों पे बाइंडिंग होते हैं। नोटिफिकेशन क्या करते हैं, दोनों पे बाइंडिंग होते हैं, डिपार्टमेंट में बाइंडिंग होते हैं और एसएससी पे भी वो बाइंडिंग होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक सेकेंड पानी पी लेते हैं। हाँ तो अपने जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट है आपको, अपने जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें अपने जो पढ़ा है अभी तक। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे बड़ा पढ़ा है कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट अपन से टैक्स क्यों लेती है, टैक्स लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, डिफेंस के लिए। दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो पर्सन लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स करता है, उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से है टैक्स लगाने का, तो पता है सबसे बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल होता है 265, उसमें लिखा है भाई आप एक्ट, जब तक आप एक्ट नहीं बनाओगे, किसी पे आप लॉ नहीं बनाओगे तो आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 246 पावर देता है आपको लॉ बनाने का। तो आर्टिकल नंबर 246 में आपका 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट दे रखी है, एक दे रखी है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट दे रखा है और थर्ड आपका कॉन्करेंट लिस्ट दे रखा है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 82 बोलता है कि आपके पास पावर है, आप चाहे तो उस पर एक्ट बना सकते हैं, इनकम पे आप टैक्स का एक्ट बना सकते हैं, इनकम पे आप टैक्स लगा सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। और जो स्टेट लिस्ट है उसका एंट्री नंबर 246 में आपका लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है। फिर अपने ओवरव्यू देखा इनकम टैक्स का कि इनकम टैक्स एक्ट बड़ा होता है या लो बड़ा होता है, लो बड़ा होता है।
क्योंकि एक्ट आपका लॉ का एक पार्ट बनता है। तो लॉ में क्या क्या कवर होता है, इनकम टैक्स एक्ट कवर होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट कवर होता है, रूल्स कवर होते हैं इनकम टैक्स के, सर्कुलर नोटिफिकेशंस कवर होते हैं और कोर्ट के डिसीजंस कवर होते हैं। सर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ। तो इसमें कितने सेक्शन है, इसमें 298 सेक्शन है और 14 इसमें शेड्यूल्स हैं। चलिए उसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट को पूरे साल में जो भी चेंजेस लाने होते हैं ना अपने इनकम टैक्स में, वो आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू एप्लीकेबल होते हैं। इनकम टैक्स के रूल्स क्या होते हैं, ये एक्ट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। एक्ट में मान लो कोई प्रोविजन लिखा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर कोई कैलकुलेशन दे रखी है तो उसको और ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स काम करते हैं। मतलब इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स को बनाया जाता है। सर सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होते हैं, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है एक्ट को इंटरप्रेट करने में, डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट सीबीडीटी क्या करता है ना, एक सर्कुलर इशू करता है कि भाई आपका इस बात का, इस प्रोविजन का आप ये भी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, ये भी आप इसका मतलब ले सकते हैं। तो मतलब जो उन्होंने बताया है सीबीडीटी ने, वो डिपार्टमेंट पे तो बाइंडिंग होता है पर एसएससी पे वो बाइंडिंग नहीं होता है। एसएससी चाहे उसके लिए अगर बेनिफिशियल है तो उसका वो मतलब वो ले सकता है, अदरवाइज उस पर केस भी कर सकता है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं। सर नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपको साल के बीच में कुछ चेंजेस लाने हैं, साल के बीच में कोई प्रोविजन को एड ऑन करना है या फिर कोई आपको प्रोविजन को इफेक्टिव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। सीबीडीटी आपको नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कुछ प्रोविजन को आपका एड ऑन करने में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मतलब सर इनकम टैक्स किस पे एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है पर्सन पे, पर्सन की टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होता है। सर टोटल इनकम मतलब उसने जो कमाया है, जो उसने कमाया है उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। सर तो सर पर्सन का मतलब क्या, अब जैसे आप इंटर के बच्चे आपके बोलेंगे पर्सन का मतलब तो मैं हूँ, आदमी। पर्सन का मतलब इनकम टैक्स में आदमी नहीं होता है, पर्सन में बहुत सारी चीजें कवर होती है आपकी, पर्सन में आपकी बहुत सारी चीजें कवर होती है। कौन कौन सी कवर होती है, आप पर्सन का डेफिनेशन देखेंगे जब आप, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जब आप इनकम टैक्स देखेंगे तो उसका सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31, क्या सर वो सेक्शन नंबर याद करना है यहाँ पे, तो एक काम करिए ना आप नोट्स में नोट कर लीजिए, आपको ये सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, आपको ये सेक्शन नंबर याद करने का भी जरूरत नहीं है। सर पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है, एज पे इनकम टैक्स पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है, पर्सन इंक्लूड करता है इंडिविजुअल को, मतलब अपन सिंपल जो बंदे हैं राम श्याम मोहन जो भी हैं वो सब क्या आता है ना पर्सन में इंक्लूड होते हैं। फिर ये कवर करता है एचयूएफ को, जो आपने 11th के बीएसटी में पढ़ा ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दया भाग मिताक्षरा वो सब पढ़ा था आपने, जो एचयूएफ होती है ना उसको भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। फिर जो कंपनी है रिलायंस है, इन सबको भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कोई सीए फर्म है जहाँ से आप आर्टिकलशिप करोगे आज से 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी आपका सीए इंटर कंप्लीट हो जाएगा। या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे। आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी क्या करते हैं पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, और लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, और एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द अबाउ कैटेगरी। अब मेरी बात सुनो, सर पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब पर्सन के डेफिनेशन में आता है। सर ये क्या क्या होते हैं एक एक करके अपन समझते हैं, एक एक करके अपन क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं। आज अपन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को समझेंगे, बाकी वाली बातें अपन नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। इंडिविजुअल, सर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है, नेचुरल पर्सन। आपका जो नेचुरल पर्सन है, आप जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, राम श्याम मोहन सोहन जो भी है, अपन जो इंडिविजुअल पर्सन है जो सांस लेते हैं जिंदा है, वो सब आते हैं इंडिविजुअल में। सर एचयूएफ कौन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपने 11th क्लास की बीएसटी में पढ़ा होगा, आपने 11th की आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन करता है द एक्ट हाउ डिफाइन अंडर द हिंदू लॉ, जो हिंदू लॉ के हिसाब से जो एचयूएफ बना सकते हैं। तो ना उसमें कर्ता होता है, को पार्टनर्स होते हैं, सारी एसेट्स कर्ता के नाम पे होती है, सारे राइट्स कर्ता के पास होते हैं, सारे डिसीजंस की पावर कर्ता के पास होती है, ये होता है अपना एचयूएफ। चलिए चलिए, तो एचयूएफ क्या होता है ना, एचयूएफ का मतलब होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब
एक हिंदू परिवार है, उसका एक मुखिया है जो क्या करता है, अपने नाम से एक एचयूएफ खोलता है, उसके सारे मेंबर्स के को पार्टनर्स होते हैं, वो साथ में मिलकर काम करते हैं। पर इनकम टैक्स एक्ट में है ना, सिर्फ ओनली हिंदू नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में अगर जैन है, सिख है या बुद्धिस्ट है, ये भी चाहे तो अपना एचयूएफ रन कर सकते हैं, इनको भी एचयूएफ की कैटेगरी में मान लिया जाएगा, उनके पास भी राइट होता है अपना एचयूएफ बनाने का। तो ये वाला एचयूएफ वाला पोर्शन है, एक बार आप क्या करेंगे, घर जाके इसको पढ़ लेंगे, जो आपने 11th में पढ़ा है सेम टू सेम आने वाला है यहाँ पे। और एग्जाम में एचयूएफ का डेफिनेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, ये आ सकता है एचयूएफ के कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है दया भाग और होता है मिताक्षरा। एक दया भाग होता है, एक मिताक्षरा होता है। जो दया भाग प्रणाली है वो आपका वेस्ट बंगाल और असम में होता है, और बाकी वाली जो है रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका मिताक्षरा प्रणाली चलता है। अब पता है मिताक्षरा और दयाभाग में क्या अंतर है, मिताक्षरा और दयाभाग में आपका क्या अंतर रहने वाला है। मिताक्षरा प्रणाली में क्या होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है ना अपने घर में, बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है बच्चा, अभी यहाँ से सॉरी, दयाभाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली, दयाभाग और प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली की बात करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है घर में, तब से उसको राइट मिल जाता है अपने उसकी प्रॉपर्टीज में, घर की प्रॉपर्टीज में वो मेंबर बन जाता है। बट क्या होता है ना दयाभाग प्रणाली में ना, कि दयाभाग प्रणाली में वो बच्चा जब जन्म लेता है वहां से उसके पास राइट्स नहीं होते, द चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्वायर एनी राइट, मतलब बस जन्म से उसके पास राइट नहीं होते, वो बाद में जाके मेंबर बनता है तब उसके पास राइट बनते हैं। यहाँ मिताक्षरा में क्या होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, वहां पे क्या होता है कि आप बच्चा जन्म लिया आपके घर में, आज उसने ए करके रोया, रोते ही उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे एचयूएफ के। बट दयाभाग प्रणाली में क्या होगा ना, उसके पास सारे राइट एक साथ नहीं आएंगे, उसको वहाँ मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद राइट आएंगे, मतलब बचपन से उसके पास राइट्स नहीं आते हैं। और ये एक बार आप क्या करेंगे ना, पूरा एचयूएफ का पढ़ लेंगे, एक बार आप पढ़ लेंगे, और उसमें कोई डाउट आए तो मुझसे क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आपको एक बार इसको पढ़ना रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आज अपन ने जो कवर किया आपको सारी बातें समझ में आई है। आज अपन ने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया है, अपन ने सिर्फ ओनली इनकम टैक्स को समझा है, कितने टाइप का टैक्स होता है, टैक्स लगाने का गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया, और टैक्स का ओवरव्यू कहाँ है, और टैक्स कब एप्लीकेबल हुआ इंडिया पे, और इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है, कोर्ट के डिसीजंस क्या होता है, ये सब मैंने समझा है। और चार्जिंग सेक्शन को पढ़ा है, और डेफिनेशन पढ़ा है पर्सन का, पर्सन का अपने डेफिनेशन पढ़ा है। डेफिनेशन में जो कंपनीज है, फर्म है, ये सब तो आपकी जो नॉर्मल आपने 11th-12th में पढ़ा है वही रहने वाला है। और एओपी बीओआई ये जो नया वर्ड है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, और लोकल अथॉरिटी क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आपका सब कुछ डाउट क्लियर है, आई होप आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर टुडे। हाँ, तो अपने लास्ट लेक्चर में अपने क्या क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था। अपन ने पढ़ा था कि भाई टैक्स क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स में, क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स में, और गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर आया टैक्स को कलेक्ट करने का। और अपन ने ओवरव्यू लिया था इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स लॉ का। और फिर अपन ने पढ़ा था एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या क्या कवर होता है। और फिर अपन ने पढ़ा कि सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि भाई इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है एवरी पर्सन पे, उसकी टोटल इनकम पे एप्लीकेबल होता है, मतलब पर्सन की जो टोटल इनकम होगी उस पर आपका इनकम टैक्स लगने वाला है। पर्सन की जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगने वाला है। तो सर अपना क्वेश्चन आता है कि सर पर्सन क्या होता है, सर पर्सन क्या होता है, पर्सन को किस किस को कवर किया गया है। अब मेरी बात समझना, पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, अपन पर्सन की डेफिनेशन पे थे, राइट। चलिए, वन सेकेंड, अपन बात करने वाले हैं पर्सन के डेफिनेशन का। सर पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है अपन समझने वाले हैं, देखिए
पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, सेटिंग सेट कर लेते हैं। चलिए, पर्सन के डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। पर्सन में क्या था, पर्सन इंक्लूड्स किस किस को इंक्लूड किया था। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, आगे इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और किसको कवर करते हैं, लोकल अथॉरिटी, इन सबको अपन पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। किस किसको करते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, इन सबको पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। सर इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल मतलब जो आम आदमी है, राम, श्याम, मोहन, गणेश, रमेश, वो सब आपके इंडिविजुअल में कवर होते हैं। HUF में जो एक हिंदू फैमिली है, वो अपना जो पुरानी पैतृक संपत्ति है, पुरानी जो पैतृक एसेंशियल संपत्ति है, उससे क्या करती है ना, बिजनेस करती है, उसको बोलते हैं HUF। वो सब मिलके एक पूरी फर्म बनाते हैं। जैसे उसका एक कर्ता होता है जो एल्डेस्ट मेंबर होता है घर का, फिर उसके को पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मिताक्षरा प्रणाली होता है, एक दयापाक प्रणाली होता है। जो दयापाक प्रणाली होता है वो आपका वेस्ट बंगाल साइड में चलता है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका मिताक्षरा प्रणाली चलता है। वो मिताक्षरा प्रणाली में क्या होता है ना, कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है घर में, तो जन्म लेते ही वो मेंबर बन जाता है, पर दयापाक प्रणाली में वो जन्म लेते ही मेंबर नहीं बनता है। चलिए, कंपनी की बात करते हैं, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, ये सब क्या है, जो कंपनीज हैं जिनके शेयर लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड शेयर हैं। जैसे कोई ऐसी कंपनीज की शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी क्या था, कंपनीज में कवर होता है। चलिए, अब बात करते हैं कंपनीज का अपन। सर कंपनीज कितने टाइप की होती है, जो पर्सन की डेफिनेशन में दे रखा है, जो कंपनी वो कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की कंपनीज होती है इसमें। फर्स्ट होता है आपका डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड इज फॉरेन कंपनी। एक होता है आपका डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड होता है आपका फॉरेन कंपनी। सर डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या, सर डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या और फॉरेन कंपनी का आपका मतलब क्या। देखो, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी हुई है, एक तो वो वाली, यानी कि आपकी इंडियन कंपनी जो इंडिया के एक्ट में रजिस्टर हुई है। सेकंड आपकी होती है ऐसी कोई कंपनी जो बड़ी चाहे फॉरेन की हो, चाहे फॉरेन की कंपनी हो, उसने इंडिया में क्या किया ना, डिविडेंड पेड करने का अरेंजमेंट किया हुआ है। उसने डिविडेंड पे करने का क्या किया है, अरेंजमेंट किया हुआ है। कंपनी which has company which has made agreement sorry company which has made arrangements for declaring and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India। जो आपका इंडिया में इनकम टैक्सेबल होता है उसमें से आपने डिविडेंड देने का अरेंजमेंट एग्रीमेंट यहाँ पे बना रखा है, सब कुछ आपने यहाँ सेटलमेंट कर रखा है, वो आपकी मानी जाएगी डोमेस्टिक कंपनी। देखिए, डोमेस्टिक कंपनी आपके दो टाइप माने जाते हैं। फर्स्ट आपका माना जाएगा इंडियन कंपनी, जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर हुई है। सेकंड, ऐसी कोई कंपनी जो चाहे बाहर की हो चाहे इंडिया की हो, उसने इंडिया में डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट कर रखा है, तो आपकी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। और फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन इंडियन, इंडिया में जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, सर कंपनी का मतलब क्या। कंपनी का मतलब है, कंपनी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड होता है फॉरेन कंपनी। एक होता है डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड होता है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब जो इंडियन कंपनी है, जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड हुई है, या फिर उसने इंडिया में क्या किया है, डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट कर रखा है, वो होता है डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो आपकी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि भाई कंपनी का मतलब क्या। कंपनी का मतलब होता है, कंपनी को दो टाइप में बांटा है। कंपनी मतलब कंपनी होती है जो आपको पता है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, या फिर एप्पल की कंपनी है, वो उनको बोलते हैं कंपनीज। अब इस कंपनी को दो टाइप में बांटा है। इस कंपनी का डेफिनेशन आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, आप लोग के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, बट आपको इनकम टैक्स में जानने की जरूरत है कि इनकम टैक्स में कंपनी का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स में कंपनी को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक डोमेस्टिक कंपनी किया गया है, एक फॉरेन कंपनी किया गया है। एक डोमेस्टिक कंपनी किया गया है, एक फॉरेन कंपनी किया गया है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड हुई है। सेकेंडली, ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में क्या किया है, डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट कर रखा है, उनको अपन मानेंगे डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, मतलब ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट नहीं कर रखा और जो बाहर की कंपनी है, और सेकंड जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको बोलते हैं अपन फॉरेन कंपनी, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। चलिए, अब इसमें भी है ना कंपनी को दो टाइप में बांटा था, पता है आपको। एक होता है लिस्टेड कंपनीज, एक होती है अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी को बोलते हैं अपन वाइडली हेल्ड कंपनी, और अनलिस्टेड कंपनीज को बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है इसमें बहुत लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, इसके शेयर क्या है, मार्केट में लिस्टेड है, काफी लोग इसके शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी। एक तो इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी, इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं लगा है, इसमें कुछ पर्टिकुलर लोगों का पैसा लगा होता है, उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी। और वाइडली हेल्ड कंपनी को बोलते हैं पब्लिक कंपनी भी इसको अपन बोल सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर अपना चौथा वो आता है फर्म। फर्म का मतलब होता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होता है, या एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है। या तो वो पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, उसको अपन बोलेंगे फर्म कंसिडर करेंगे। अब जो अपना मेन वर्ड आता है एओपी एंड बीओआई, जो अपना मेन वर्ड आता है जिसको अपन को समझने का जरूरत है, वो आता है एओपी एंड बीओआई। एओपी क्या होता है, व्हाट इज एओपी। आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑफ सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है। अब मेरे मुंह से भी आर्टिफिशियल निकलने लग गया है, नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलना है। एओपी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, मेरे को बताओ। देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि काफी लोग हैं, काफी हो सकते हैं, या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो साथ में आके कंबाइन होके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। तो वहां से इनका क्या होता है ना, मोटिव सेम होता है। ये एक सब क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं फॉर ए कॉमन पर्पस। वो एक कॉमन पर्पस के लिए साथ में काम करते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका क्या पर्पस कॉमन है, और साथ में मिलकर ज्वाइंटली काम करते हैं, ज्वाइंटली इनकम को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा बंदे हैं, एक या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो साथ में मिलकर काम करते हैं और साथ में इनकम को अर्न करते हैं। इनका पर्पस कॉमन होना चाहिए, इनका जो मोटिव है वो सेम होना चाहिए। अब इसके अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें पता है आपको बहुत सारे पर्सन होते हैं। पर्सन का मतलब क्या, पर्सन का मतलब क्या, देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बोल रहा मैं, पर्सन बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या, पर्सन में फर्म भी इंक्लूड है, कंपनी भी इंक्लूड है, फर्म भी इंक्लूड है, देखा ना अपन ऊपर, फर्म भी इंक्लूड है, एचयूएफ भी इंक्लूड है, कंपनी भी इंक्लूड है, ये लोकल अथॉरिटी भी इंक्लूड है, आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। मतलब काफी पर्सन मिलके। अब ये हो सकता है ये अपना कोई कंपनी है, ये कोई फर्म है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कॉमन पर्पस के लिए, इसको बोलते हैं अपन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अब पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है आपको, कोई कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है, कोई फर्म भी इंक्लूड हो सकती है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी में काफी पर्सन इंक्लूड होंगे, कोई कंपनी भी इंक्लूड होगी, कोई फर्म भी इंक्लूड होगी, कोई इंडिविजुअल भी इंक्लूड है। तो ये सब मिलकर साथ में एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगली बात आती है अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नाम से ही पता लग रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कुछ इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और किस लिए काम कर रहे हैं, या तो उनके साथ में एक प्रॉपर्टी है, या उन्होंने साथ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या उनके साथ में प्रॉपर्टी है जहां से साथ में कंबाइन इनकम आ रहा है, या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां से उनका कंबाइन इनकम आ रहा है। इसको बोलते हैं, वहां से जो इनकम आ रहा है उसको अपने आप पे डिवाइड करेंगे। अब देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या था ना, गोल कॉमन होना चाहिए, उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए, फिर वो इनकम अर्न कर रहे हैं। केवल इनकम अर्न करना एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नहीं आता है, आपका जो गोल है वो भी आपका कॉमन गोल होना चाहिए।
बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है भाई, एक किसी बंदे का कुछ और गोल हो सकता है, किसी बंदे का और गोल हो सकता है, वो साथ में मिलकर उस इनकम को अर्न कर रहे हैं। यह है आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब मेरी बात समझना, इसको अपन नोट से पढ़ते हैं, आपको सही से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब कंपनी का मैंने आपको बताया, कंपनी का मैंने आपको बताया है कि कंपनी को दो टाइप में क्लासिफाई किया है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी की है, एक आपको फॉरेन कंपनी की है। डोमेस्टिक कंपनी में आपका इंडियन कंपनी होता है, और एक कंपनी जिसने अरेंजमेंट कर रखा है आपका डिक्लेयर करने का, डिविडेंड डिक्लेयर करने का इंडिया में उसने अरेंजमेंट कर रखा है, वो आपका डोमेस्टिक कंपनी में आ जाएगा। फॉरेन कंपनी क्या होता है? फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, वो आपकी फॉरेन कंपनी बन जाएगी। चलिए अब कंपनी कितने टाइप की होती है? कंपनी कितने टाइप की होती है? कंपनी दो टाइप की मैंने बताया था, वाइल्डली हेल्ड कंपनी होती है एक होता है, दूसरा क्लोजली हेल्ड कंपनी। वाइल्डली हेल्ड कंपनी का मतलब इसमें पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक कंपनी एक तरीके से, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, इसमें पब्लिक का पैसा लगा है या गवर्नमेंट का पैसा लगा है। क्लोजली हेल्ड कंपनी होता है मतलब प्राइवेट कंपनी है, मतलब पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, कुछ इंडिविजुअल लोगों का पैसा लगा है, उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। फर्म का मतलब होता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड है, या फिर एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है, एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है। सर यहाँ पे आप थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, मेरी बात समझना। ये डेफिनेशन वगैरह आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको याद रखना है और आपको सिर्फ समझना है, इनको रटना नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में आपको कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट लिमिट्स और जो आती है उनको छोड़िए। बाकी आपको लैंग्वेज को रटने का जरूरत नहीं है। लैंग्वेज आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो प्रोविजन, जो बात कहना चाहता है, वो आपको वहां लिखना जरूरी है। जो प्रोविजन आपकी बात कहना चाहता है ना, वो आपको वहां लिखना जरूरी है। ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है ना, कुछ लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, उनका कंबाइन ऑब्जेक्टिव है, उनका एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को ये पैसा कमाना है, उनको ये काम करना है, उसके लिए वो साथ में आए हैं। Where person combine together for promotion of joint enterprises, they are accessible as on AOP। तो साथ में एक कॉमन काम के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं। पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर ए कॉमन पर्पस और एक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉमन पर्पस के लिए साथ में काम कर रहे हैं। एंड देयर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रोड्यूस इनकम, उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमको इनकम कमाना है। इट इज नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीविंग द इनकम जॉइंटली, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एओपी बन जाओगे अगर आपको साथ में पैसा आ रहा है। आप 5 लोग हो साथ में कंबाइन हो, 5 पर्सन आप साथ में कंबाइन हो, आपको पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप एओपी बन जाओगे। ओनली साथ में इनकम कमाना एओपी का पार्ट नहीं है। आपका क्या गोल भी आपका कॉमन होना चाहिए, आपका पर्पस आपका कॉमन पर्पस होना चाहिए, तभी आप एओपी की डेफिनेशन में कवर हो पाओगे। आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई आई थिंक। एओपी आपका बनते हैं जब आपका कॉमन पर्पस हो और आप साथ में मिलकर काम कर रहे हो। एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, या फिर आम आदमी पार्टी है, ये आपके एओपी के एग्जाम्पल्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका क्या है ना, एक तो साथ में काम करते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है। ठीक से भाई हमको इसको नेता बनाना है, या हमको देश को आगे बढ़ाना है, ये कहने की बात है, पर आगे बढ़ाना है उनको देश को, तो इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अब इसको क्या करते हैं ना, एओपी की डेफिनेशन में इसको लेके आते हैं। जॉइंट वेंचर है, 2 कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने साथ में लेके एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उनका एओपी टूट जाएगा, वहां पे इनकम को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक कॉमन पर्पस के लिए उन्होंने साथ में काम किया है, कॉमन पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया, साथ में काम किया है, तो इसलिए उनको एओपी की डेफिनेशन में लेके आया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है ना, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो क्या करती है ना, अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को रन करने के लिए, सोसाइटी की मतलब पानी की व्यवस्था देखने के लिए, जैसे आपने तारक मेहता देखा होगा, वहां पे बेटे के साथ क्या करते हैं ना, जेठालाल को बोलते हैं भाई तेरा मेंटेनेंस का चेक क्या है, वो मेरे को चेक दे। वो क्या करता है, सोसाइटी को पूरा क्या मेंटेन करता है, तो वहां से जो पैसा आ रहा है उस सोसाइटी को पूरा मेंटेन करके साथ में चला रहे हैं। तो वो कोई कंपनी तो है नहीं, कोई फर्म तो है नहीं, वो कहाँ पे डिफाइन होता है इनकम टैक्स में, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में डिफाइन होती है, तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में डिफाइन होता है। चलिए एनजीओ वगैरह हैं जिन्होंने ट्रस्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, मतलब वो ट्रस्ट वगैरह नहीं बनी है, ओनली एनजीओ का सभी लोग साथ में आके काम कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं लोगों से, मतलब डोनेशन लेके काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब वो कंपनी नहीं बनी, कोई फर्म नहीं बनी है, या कोई ट्रस्ट का उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो वो कहाँ डिफाइन करेंगे उसको अपन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में उसको अपन डिफाइन कर देंगे। कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज हैं जहाँ पे लोग साथ में लेके काम कर रहे हैं, या फिर कोई फिल्म वगैरह बना रहे हैं, कोई म्यूजिक कोलैबोरेशन है, तो वो लोग जो साथ में आए हैं उनको क्या बोलेंगे ना, उनको अपन एओपी बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है। मतलब मैंने कहा ना 2 या 3 लोग इंडिविजुअल्स, इसमें पर्सन की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, वो साथ में आते हैं और क्या करते हैं ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर उनको कोई संपत्ति पड़ी है, उनकी पैतृक संपत्ति है, वो वहां से उनको इनकम आ रहा है,
वो साथ में रिसीव्ड कर रहे हैं, फिर वो उसको बांट रहे हैं, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में माना जाएगा, उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा, उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल उनको माना जाएगा। और जो उनका इनकम आएगा ना, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। देखो क्या सर, हमको ये अभी समझने की जरूरत है? अभी आपको ये समझने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। कुछ इंडिविजुअल साथ में आते हैं, वो साथ में आके क्या करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कहीं से उनको इनकम आ रहा है, उसको साथ में रिसीव करते हैं, उसको बांट लेते हैं, वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है ना, कि वो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, सामने एक कॉमन प्रोस्पेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि एक कंपनी है और एक राम नाम का बंदा है, वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्या सर ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माने इसको, या फिर इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने? अब मेरी बात सुनना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिविजुअल्स का ग्रुप, कंपनी इंडिविजुअल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो सेकेंडरी बात है। बट ये नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एक बंदा इंडिविजुअल नहीं है, इसका मतलब ये बीओआई तो नहीं होगा। ये क्लियर है कि ये बीओआई तो नहीं होगा। बीओआई तभी हो गया जब आपके सारे जो मेंबर्स हैं वो आपके क्या हो, इंडिविजुअल्स हो। अब मेरे से एग्जांपल देखना, अब क्या हो ना कि मोहन और सोहन के क्या है, पिताजी थे वो चले गए, अब उनकी पुरानी संपत्ति छोड़ के चले गए, या फिर 3 भाई है उनकी पुरानी संपत्ति पड़ी है पापा से, और वहां से उसको रेंटल इनकम आ रहा है उनको, अब वो तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में इनकम को बांट रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्या सर ये साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। क्या इनका कोई ऑब्जेक्टिव है इसको लेके जो साथ में इनकम ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए? नहीं है। तो एओपी तो नहीं हो सकता। क्या सर एओपी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, ये बीओआई होंगे, क्योंकि इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। अब ऐसा नहीं है कि भाई रेंट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव है या फिर इनका बिजनेस है, ये साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो पैतृक संपत्ति पड़ी है वहां से उनको पैसा आ रहा है, वो क्या करेंगे, उस पैसे को लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों ने मिलकर क्या किया, साथ में लॉटरी का टिकट ले लिया, तो ये एओपी तो बनेंगे नहीं, कोई इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है नहीं कि भाई मेरे को पैसा कमाना है और पैसा कमा के मैं अपन ऐसा ही करेंगे, ऐसा इसका प्रोसेस है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बीओआई में आने वाले हैं। आपने साथ में मिलकर एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने साथ में मिलकर एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से उनको इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, तो ये आपका बीओआई माना जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये 1-2 एग्जांपल है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या डिफरेंस है एओपी एंड बीओआई में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या डिफरेंस है एओपी में एंड बीओआई में, क्या डिफरेंस रहने वाला है आपके। देखो, मेंबर कौन बन सकता है बीओआई में? ओनली इंडिविजुअल्स मेंबर बन सकते हैं, ओनली इंडिविजुअल्स मेंबर बन सकते हैं। एओपी में आपका कोई भी मेंबर बन सकता है, कंपनी बन सकता है, फर्म बन सकता है, इंडिविजुअल आपका मेंबर बन सकता है। पर्पस क्या होता है ना इनका, यूजुअली पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपका ओनरशिप है तो वहां से जो इनकम अर्न हो रहा है उसको बांटना, ये आपका इनका कॉमनली क्या होता है, पर्पस होता है। बट आपका अगर एओपी आपने खोला तो आपका पर्पस होगा कोई बिजनेस को एक्टिविटी को रन करना, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को रन करना है, वहां से इनकम को आपको कमाना रहता है। लीगली एग्रीमेंट इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता कि भाई अगर आपके पैतृक संपत्ति है तो आप क्या लीगल एग्रीमेंट करोगे, हम भाई दोस्त के मालिक हैं और हम यहाँ से रेंट कमा रहे हैं, ऐसा कुछ एग्रीमेंट तो होता नहीं कि भाई हम दोनों को रेंट आएगा। बट अगर आप एओपी चला रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट करना होता है कि भाई हम दो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, इतना शेयरिंग इसका रहेगा, इतना शेयरिंग मेरे रहने वाला है, ऐसे करके हम बिजनेस को आगे रन करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स क्या होगा, कोई फैमिली का पहले से संपत्ति पड़ा है उसमें आप अपना पैसा बांट रहे हैं, इसमें होगा कि 2 लोग साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको होता है एओपी। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हुआ है। एक बार आप क्या करेंगे ना, जो एओपी बीओआई है ना जो मैंने आपको बताया है, इसको अब एक बार आप पढ़ लेंगे, बस आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना है, इतना नहीं, आपको याद नहीं करना है, इन एग्जांपल्स को याद करना है, इसको आपको एक बार पढ़ना है, एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, आपको डिफरेंस देखना आना चाहिए। बाकी इससे ज्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी क्या होता है, लोकल अथॉरिटी क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है ना, ये जो आपका बड़ी सिटी होता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपलिटी होता है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आपके लोकल अथॉरिटी में आते हैं, जो एक कॉमन फंड से चलते हैं, जो आपका नॉर्मल जो कॉमन फंड आता है उस एरिया से, उससे जो चलते हैं, रन होते हैं, उनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत हो गया, जैसे कि आपने पंचायत सीरीज देखी हो ना, उसमें आता ना ग्राम पंचायत फुलेरा, वो आपका लोकल अथॉरिटी होता है, वो आपका होता है लोकल अथॉरिटी। जिला परिषद हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपलिटीज हो गया, ये आपका लोकल अथॉरिटी के एग्जांपल रहते हैं। जो आपने वो पंचायत सीरीज में फुलेरा देखा होगा, फुलेरा में जो पंचायत दिखा है ना, पंचायत का माहौल दिखाते हैं पूरा, वो सारा आपका क्या है, लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है। उसको डिफाइन करेंगे ना इनकम टैक्स में अपन, तो उसको एज ए लोकल अथॉरिटी उसको अपन डिफाइन करने वाले हैं। चलिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब जो ऊपर में से किसी में नहीं आया, चाहे ना वो कंपनी है, ना एओपी है, ना बीओआई है,
ना इंडिविजुअल है, ना फर्म है, तो वो सर कहाँ जाएगा? वो आएगा आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन में। सर ऐसा कौन है? देखो, ऐसा क्या होता है ना कि ऐसी कोई एंटिटी जो कंपनी नहीं है पर उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक अलग से सेपरेट है, उसका एक एग्जिस्टेंस है सेपरेटली, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपकी, डीयू है, तो देखो डीयू आपका कंपनी नहीं है, ये फर्म भी नहीं है, एओपी भी नहीं है, बीओआई भी नहीं है, इंडिविजुअल भी नहीं है, एचयूएफ भी नहीं है, तो इसको अपन कहाँ डिफाइन करेंगे? उसको अपन आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन में डिफाइन करेंगे। अब डीयू किसी बंदे के नाम पे तो है नहीं, डीयू एक अलग अपनी सेपरेट एंटिटी लेके बैठा है कि भाई डीयू हूं मैं, तो इसकी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, एंटिटी विच इज नॉट नेचुरल पर्सन नहीं है, बट आर सेपरेट एंटिटी फॉर आइज ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से अलग एंटिटी है। अब उसका पता है अलग से नाम लिखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं लिखते भाई इस बंदे की है, नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अलग से एक एग्जिस्टेंस रखती है, तो वो आते हैं आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, बार काउंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। एक और आप क्या करेंगे, लैंग्वेज पढ़ लेंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलता है, आपको बस पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन क्या होता है, बस आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ा है पर्सन का, सर पर्सन का डेफिनेशन अपन ने पढ़ा है, अपन ने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा है, क्या है पर्सन का डेफिनेशन? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन को क्या करते हैं, अपन पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। इंडिविजुअल मतलब अपन जो लोग हैं, एचयूएफ मतलब जो अपन ने पैतृक संपत्ति से खोल रखा है, कंपनी मतलब कि डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, और कंपनी के भी दो टाइप होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी और क्लोजली हेल्ड कंपनी। फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है। और आपके बात करते हैं एओपी, बीओआई। एओपी मतलब जो कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, बीओआई मतलब जो इंडिविजुअल साथ में आके काम कर रहे हैं, किसके लिए? उनकी कोई प्रॉपर्टी पे ओनरशिप है या फिर उन्होंने कहीं साथ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लोकल अथॉरिटी यानी कि ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब ना डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका अलग से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो। चलिए, अब इसके बाद अपन एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब इससे पहले मैं आपको एक सेक्शन नंबर 4 के बारे में बताना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 4 में अपन ने क्या पढ़ा ना कि सेक्शन नंबर 4 का डेफिनेशन अपन वापस पढ़ लेते हैं। देखो एक बार सेक्शन नंबर 4 का अपन डेफिनेशन अपन वापस पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है उसमें, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। इसको आप एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ आगे का जो अपन प्रोविजन पढ़ने वाले हैं ये आपको काफी हेल्प होने वाला है। देखिए, इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे लगता है ऑफ एवरी पर्सन। देखो यहाँ पे वर्ड क्या क्या है, देखो कौन कौन से वर्ड आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखो, एक तो पर्सन, सेकंड प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है। सर ये प्रीवियस ईयर क्या है? आपने बता तो दिया पर्सन क्या होता है, सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्या होता है? चलिए अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में आपने इनकम को अर्न किया है उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। सर इनकम टैक्स में अपना साल कहाँ से शुरू होता है? इनकम टैक्स में अपना साल शुरू होता है 1 जनवरी से नहीं होता है, इनकम टैक्स में अपना साल शुरू होता है 1 अप्रैल से। ये आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स में आपका साल कहाँ से स्टार्ट होता है? इनकम टैक्स में आपका साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका ईयर चलेगा। वापिस नए 1 अप्रैल से आपका नया साल आने वाला है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स में 1 जनवरी से साल स्टार्ट नहीं होता, आपका 1 अप्रैल से आपका साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके साल आपका खत्म होता है। उस दिन आपकी बुक्स क्लोज हो जाती है। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग में आपने देखा होगा आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है। जब आपने 11th-12th में अकाउंटिंग स्टार्ट किया था तब बताया होगा ना, आपका 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को जाके आपका ईयर कंप्लीट होता है। तो जिस साल में आपने इनकम को अर्न किया, जिस साल में आपने इनकम कमाया है, उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपने 15 लाख का सैलरी कमाया है, अपने 15 लाख का सैलरी कमाया है। तो जो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो आपने कमाया है, जो आपका पीरियड है, ये आपका पीरियड माना जाएगा प्रीवियस ईयर। ये माना जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। जिस साल में आपने इनकम को अर्न किया है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। देखो क्या लिखा है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है वो भी अपन समझेंगे, बट प्रीवियस ईयर क्या होता है ना, ईयर इन विच इनकम एक्चुअली अर्न्ड। जिस साल में आपने इनकम को एक्चुअली कमाया है उसको बोलते हैं अपन प्रीवियस ईयर।
तो सर ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल में अपन इस जो इनकम अपन ने कमाया है प्रीवियस ईयर में, उस पर जब अपन टैक्स पे करते हैं, जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ईयर इन विच टैक्स ऑन इनकम एंड पेड टू गवर्नमेंट। अब देखो अपन ने प्रीवियस ईयर में तो इनकम कमा लिया है, 31 मार्च तक को अपन को पता नहीं था कितना इनकम अपन कमाने वाले हैं। 31 मार्च को अपना कंप्लीट हुआ, इनकम इतना अपन ने कमा लिया है। अब 31 मार्च के बाद अपन क्या करेंगे, उसको इनकम पे टैक्स कंप्यूट करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। एक्चुअल टैक्स तो तभी पे करेंगे। तो जिस साल में अपने इनकम को टैक्स पे किया, मतलब अगला 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, वो अपना होगा असेसमेंट ईयर। मतलब इस प्रीवियस ईयर के लिए अपन ने कब टैक्स पे किया, उसके अगले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब मेरी बात समझना, अब एग्जाम्पल को वापस पढ़ते हैं अपन। रमेश ने क्या किया, सैलरी कमाया 15 लाख का 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का। तो 24-25 के लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। एंड टैक्स पेबल ऑन सच इनकम एंड रिटर्न कब फाइल किया उसने, अपना कब टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, कब उसने अपना रिटर्न फाइल किया, वो किया उसने 25 जुलाई 2025 को, मतलब 25 जुलाई 2025 को उसने क्या किया, रिटर्न फाइल किया और अपना टैक्स पे किया। तो इसका मतलब ये 25 जुलाई 2025 कब आता है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आता है, यानी कि 25-26 में आता है। ये 25-26 के लिए क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा। देखो असेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, आप क्या असेसमेंट कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है अपना इनकम पे कितना टैक्स बनेगा। तो वो वाला साल आपका कौन सा होगा, अगला वाला साल होगा। जिस साल में आपने इनकम को कमाया उसका जस्ट अगला साल आपका क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा। अब मेरी बात सुनना, ये एक नॉलेज टेस्ट के लिए क्वेश्चन दे रखा है, उसको समझते हैं। मिस्टर चिंटू ने बिजनेस से प्रॉफिट बनाया है 1.5 लाख रुपए का 1 मई से लेके 31 जुलाई 2024 तक। 1 मई 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक उसने क्या किया, 1.5 लाख का प्रॉफिट बनाया है बिजनेस में। उसको सैलरी मिला है 1 अगस्त 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, मतलब उसने धंधा बंद कर दिया और सैलरी इनकम कमाने लग गया, कहीं जाकर उसने जॉब ज्वाइन कर ली। तो 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक उसको सैलरी इनकम मिला है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। अब देखो इसने कौन से साल में इनकम को कमाया है, कौन से साल में इसने इनकम को कमाया है। तो इसने कमाया है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 तक इसने क्या किया, इनकम को अर्न किया है। इस साल में उसने इनकम को अर्न किया, तो ये इसका होगा प्रीवियस ईयर। उसने टैक्स कब पे किया होगा, इसका इसके अगले साल में पे किया होगा। इसका मतलब क्या होगा, 2025-26 इसके लिए क्या होगा, वो होगा उसका असेसमेंट ईयर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक और वापस देख लेते हैं इसको। जिस साल में अपन इनकम को एक्चुअली अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में उस इनकम पे अपन टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं अपना असेसमेंट ईयर। जिस साल में इनकम को अर्न किया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल में इनकम पे अपन टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं अपन असेसमेंट ईयर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार इस चीज़ को वापस रिवाइज करना। यहाँ तक रिवाइज करने के बाद अपन वापस क्या करेंगे, इस पे अपन थोड़े क्वेश्चंस लेंगे और आगे वाले प्रोविजन को अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू।